नमस्कार। हमारे चारों तरफ देखिए, ग्रहों से लेकर हवा में उड़ते हुए धूल के कणों तक हर चीज मोशन में है। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ असल में बड़े ही सिंपल और शानदार नियमों से चलता है। तो आज हम इन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि जब बस एकदम से ब्रेक लगाती है तो हम सब आगे की तरफ क्यों गिर पड़ते हैं? ये रोज का एक्सपीरियंस है ना? पर इसके पीछे यूनिवर्स का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम छिपा हुआ है। अच्छा, तो इस चीज को समझने की जो पहली चाबी है वो है जड़त्व या इनर्शिया। इसे हम एक तरह से यूनिवर्स का आलस्य भी कह सकते हैं। ये बदलाव को रोकने की एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये इनर्शिया आखिर है क्या? देखिए, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी मौजूदा हालत में, मतलब अगर वो रुका है तो रुके रहना चाहता है और अगर चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। उसमें कोई भी चेंज आने का विरोध करता है। बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो चीजों को वही करते रहना पसंद है जो वो पहले से कर रही हैं। और हाँ, किसी चीज का इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। मजे की बात यह है कि इनर्शिया 3 अलग अलग तरीकों से काम करता है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी स्थिरता का जड़त्व। जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो यात्री पीछे की ओर जाते हैं। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व, जो हमें बताता है कि चलती बस के रुकने पर हम आगे क्यों झुकते हैं। और एक तीसरा भी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बारिश की बूंदें अपनी दिशा खुद नहीं बदल सकती और बस इसीलिए तो छाता काम करता है। तो अगर हर चीज अपनी जगह पर ही बने रहना चाहती है तो फिर कुछ भी बदलता कैसे है? यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा हीरो आता है, फोर्स यानी बल। ये वो इकलौती चीज है जो इनर्शिया पर काबू पा सकती है। फोर्स क्या है? ये एक धक्का या खिंचाव है, एक पुश या पुल जो किसी भी चीज की मोशन की स्टेट को, उसके साइज को या शेप को बदलता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। फिजिक्स में होने वाला हर बदलाव, हर एक्सेलरेशन इसी फोर्स की वजह से होता है। और इनर्शिया और फोर्स के बीच का ये जो रिश्ता है ना, उसे न्यूटन के गति के 3 नियमों में बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो इस पूरी कायनात को चलाते हैं। पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये कहता है कि कोई भी चीज अपने आराम की हालत में या एक जैसी स्पीड से चलने की हालत में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ये बिल्कुल वही बस वाला उदाहरण है। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि किसी चीज को मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा। ये फोर्स चीज के वजन यानी मास और उसकी स्पीड में होने वाले बदलाव यानी एक्सेलरेशन के बीच एक सीधा साधा कनेक्शन बनाता है। और ये हमें फिजिक्स के सबसे मशहूर इक्वेशंस में से एक पर ले आता है, F = ma, यानी फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये दूसरे नियम का मैथमेटिकल समरी है बस। ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? सोचिए, एक खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का देना कितना आसान है ना? और वहीं अगर वो कार्ट पूरी भरी हो तो कितनी ताकत लगती है? क्यों? क्योंकि भरी हुई कार्ट का मास ज्यादा है तो उसे मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह एक अडल्ट ज्यादा फोर्स लगा सकता है, इसलिए वो एक बच्चे के मुकाबले कार्ट को ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर सकता है। ये F = ma का एकदम जीता जागता उदाहरण है। और फिर आता है तीसरा नियम। ये तो बहुत ही फेमस है। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब फोर्सेस हमेशा जोड़ों में, पेयर्स में आते हैं। अगर एक चीज दूसरी चीज पर फोर्स लगाती है तो दूसरी चीज भी पहली पर उतना ही लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। टेक्निकली कहें तो फोर्स F12 हमेशा फोर्स F21 के बराबर और ऑपोजिट होता है। ये हमेशा एक साथ काम करते हैं, हमेशा। चलिए, अब इन नियमों की डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे काम करते हैं। यकीन मानिए, ये हर जगह है। एक लिफ्ट का उदाहरण लेते हैं। जब लिफ्ट रुकी हुई है तो 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक नीचे की तरफ ग्रेविटी mg और दूसरा ऊपर की तरफ फर्श का नॉर्मल फोर्स r। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और हमें अपना वजन बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, हमें भारी महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्श को हमें ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराने के लिए ज्यादा जोर से पुश करना पड़ता है। तो अब ये नॉर्मल फोर्स R1
ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा एपरेंट वेट यानी महसूस होने वाला वजन बढ़ जाता है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ तेजी से आती है तो हमें हल्का महसूस होता है। अब फर्श कम ताकत से ऊपर की ओर धकेल रहा है। नॉर्मल फोर्स R2 ग्रेविटी से कम हो जाता है और इसीलिए वजन कम लगता है। ये सब न्यूटन के दूसरे नियम का ही तो खेल है। एक और बड़ा जरूरी फोर्स है फ्रिक्शन यानी घर्षण। इसे एक 3 स्टेप की कहानी की तरह समझिए। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फोर्स जो किसी चीज को हिलने से रोके रखता है। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो किसी चीज के बस हिलने से ठीक पहले तक लगता है। और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब चीज चलने लगती है तो उसके बाद लगने वाला कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स। अब हम एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत सिद्धांत पर आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम। ये न्यूटन के नियमों का ही एक नेचुरल रिजल्ट है। नियम बहुत सीधा सा है। अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि एक क्लोज सिस्टम में मोशन की जो टोटल क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जानते हैं, यही वो प्रिंसिपल है जिस पर इंजीनियरिंग और स्पेस ट्रैवल की नींव रखी है। इसी वजह से रॉकेट स्पेस के वैक्यूम में भी काम करते हैं। वो गैस को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ये हुआ एक्शन, और इसके जवाब में रॉकेट आगे की तरफ धकेला जाता है, ये हुआ रिएक्शन। पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम और मोमेंटम कंजर्वेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, अगर हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है तो फिर कोई भी चीज हिल कैसे पाती है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।